फिर से ज्वाइन कीजिएगा। शिवानी आ जाए तो बता देना। गुड मॉर्निंग अच्युत। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का टाइम गया, फटाफट आ जाते हैं। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स एंड सॉरी आई एम टोटली सॉरी। Good morning to all of you. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mou. This is class 10th mathematics. We are talking about area of combination of plane figures today. So, just consider the example of NCERT. ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये सेमी सर्कल है यार, मान लेना ये सब। जब प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलता है ना आदमी को, तो यही सब होता है। जब प्रॉपर फ्रिक्शन फ्रिक्शन का ज़्यादा होना भी खराब ही है ना, वही बात है। सो सर जी वो आ गई। रितु बहुत अच्छी बच्ची है भाई, वो पहले बता देती है मुझे। हाँ सर आ गई, कौन आना जाना बता देती है, टाइम पर बता देती है। थैंक यू रितु। जाने वाला आकर के नहीं बताता कि हाँ सर हम आ गए, रितु बता देती है। हाँ तो यहाँ पर मैं एग्जांपल पढ़ दे रहा हूँ। टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। तो ये जो मैंने अंदर बनाया है ये रेक्टेंगुलर जैसा दिखाई दे रहा है, बट ये है स्क्वायर। ओके, आप इसको एज अ स्क्वायर ट्रीट करना कि इसकी साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। ओके, सो ये एक स्क्वायर लॉन है और इसके दो साइड्स पर सर्कुलर फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं। 56 मीटर इस स्क्वायर की साइड है। 56 मीटर स्क्वायर की साइड है और एक इधर फ्लावर बेड बनाया गया और एक इधर फ्लावर बेड बनाया गया। फ्लावर बेड कैसे बनाया गया ये लिखा हुआ है। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। मतलब ध्यान दीजिए, स्क्वायर के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल यहां बनाया गया और एक सेमी सर्कल यहां बनाया गया। एक सेमी सर्कल यहां, इसको सेंटर मान करके, ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल ऊपर बनाए। ये रेडियस ले लेंगे, ये सेंटर ये रेडियस, और ये रेडियस लेकर के आप ऐसे एक बार घुमाएंगे तो एक आर्क कैसे लगेगी, एक आर्क इधर से लगेगी। तो आपको ये रीजन निकालना है, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब एरिया निकालना जानते होंगे, बट सॉल्व करने से पहले कुछ टेक्निकल बातों पर सभी लोग ध्यान दे लीजिए अच्छे से। शेडेड रीजन का एरिया निकालने से पहले आपको ये जानना होगा कि वो रीजन फॉर्म कैसे हुआ है। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया निकालने से पहले आपको ये जानना होगा कि वो रीजन फॉर्म कैसे हुआ है। खैर मुझे ये बताइए, एक तो ये बात है ना कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा। अगर ये स्क्वायर बेड है, यानी एक स्क्वायर शेप है और इसके ऊपर ये फ्लावर बेड्स जो बनाए गए हैं सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड्स, एक इधर बनाया गया एक इधर बनाया गया, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, क्योंकि जो लेंथ यहाँ पर है 56 मीटर, वही लेंथ यहाँ पर भी है 56 मीटर। इसे ही सेंटर मान करके यही रेडियस लेकर के यहाँ पर बनाया गया है, इसे ही सेंटर मान करके यही रेडियस लेकर के यहाँ पर बनाया गया है। तो ये दोनों एरिया बिल्कुल इक्वल होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि कोई एक एरिया निकाल करके उसका डबल कर देना, कोई एक एरिया निकाल करके उसका डबल कर देना। अब मुझको बस ये बताइए, इसका एरिया, ये अपर सेमी सर्कुलर लूप का एरिया कैसे निकलेगा। हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ अपर फ्लावर बेड। अरे तुम लोग ऋतु का मजाक उड़ाने लगे। क्या उड़ा रहे थे? अरे आचल क्या कह रहे एक मिनट रिचा, एक मिनट रिचा, एक मिनट, जस्ट जस्ट अ सेकंड।
अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके से। हाँ रिचा, आप क्या कह रही हो? ऋचा चतुर्वेदी, क्या कह रही हैं आप कुछ कह रही थी ना बीच में? ओके, अरे सॉरी वाली क्या बात है यार, मुझे लगा कि तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है, तुम कुछ कह रही हो, इसलिए सॉरी वाली कोई बात नहीं। जैसा कि मैं जैसा कि मैं जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था कि ये सेमी सर्कल बनाए गए, सेमी सर्कुलर लूप क्या होगा, इस सेमी सर्कुलर का एरिया क्या होगा, ठीक है। होता क्या है कि जब आप स्ट्रक्चर को, अगर आप शक्ल पर चले गए, अगर आप बुक में भी डायग्राम देखें, आप एग्जाम में भी अगर आप डायग्राम देखेंगे या आप यहां पर भी देखेंगे, और अगर आप इसकी शक्ल पर चले गए तो आपको शायद ये सेमी सर्कुलर दिखाई दे। और अगर सेमी सर्कुलर आपने इसको समझ लिया तो आप फट से पाई r² बाई 2 ऐड कर दोगे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे, अमृता पांडे पाई r² बाई 2। अब फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिए मेरी बात, और क्वेश्चन को ध्यान से फिर से सुनिए। कहा गया है कि इसको सेंटर मान करके ये रेडियस लेकर के ऐसे एक आर्क लगाई गई है, इसे सेंटर मान करके ये रेडियस लेकर के ऐसे आर्क लगाई गई है, इसे सेंटर मान करके ये रेडियस लेकर के एक आर्क लगाई गई। क्या ये सेमी सर्कल होगा? नहीं होगा। सेमी सर्कल तो अगर ये सेंटर है हमारा तो रेडियस अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए ना। अगर सेमी सर्कल बन रहा है और अगर ये सेंटर है और सेमी सर्कल बन रहा है तो रेडियस अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। ये कौन सी रेडियस है? एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर, और इनके बीच में मिला दिया तो यार भाई एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर, और आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये सेमी सर्कल थोड़े बन गया। ये सेमी सर्कल नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं शुरू में सेमी सर्कल कह रहा था, उसकी वजह भी थी कि मैं थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट करना चाहता था, क्योंकि ये मैंने कहा कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कुछ टेक्निकल बातों की बात कर, बिल्कुल कुछ टेक्निकल बातें कर लें। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में शक्ल पर चले गए क्वेश्चन की कि हाँ ये तो सेमी सर्कल है, तो आप गलत निकाल लेंगे। होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट डायग्राम एग्जाम में चूंकि दिया रहता है तो स्टूडेंट फट से डायग्राम देखता है, उसको दिखाई देता है कि 2 सेमी सर्कल, फटाफट एरिया निकाल करके आगे बढ़ जाता है और वो क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है। ऐसे ज्यादातर केसेस में होता है। अगर डायग्राम अच्छे से बन गया, और जैसे यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसका फिगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सेमी सर्कल बना रखा है या कुछ सेमी सर्कल जैसा होगा, आप फट से πr² बाई 2 करके आ जाओगे। सबसे पहली चीज कि ये एक सेमी सर्कल नहीं है। तो आप इस अपर पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे? आप निकालोगे ये पूरे रीजन का एरिया, समझ रहे हो? आप निकालेंगे ये पूरा एरिया। ये निकाल सकते हैं हम कैसे? सेक्टर है सर, ये एक सेक्टर जरूर बन रहा है। ये ऊपर वाला सेमी सर्कल हो ना हो नहीं मालूम, लेकिन ये पूरा सेक्टर बन रहा है। तो हम निकालेंगे ये पूरे सेक्टर का एरिया, और उस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल वाले पार्ट को हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। मैं कुछ नाम लिख लेता हूं इनके। एरिया ऑफ, ज्योमेट्री से मैं बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ अपर शेडेड रीजन इज इक्वल, मैं ज्योमेट्री से बात कर रहा हूं, मैं फ्लावर बेड और वो स्टोरी को कॉपी नहीं कर रहा जो बुक क्वेश्चन में दी हुई है। मैं ज्योमेट्री बन गई मेरी, मुझे समझ में आ गई, मैं ज्योमेट्री फॉलो कर रहा हूं। अपर शेडेड रीजन ये वाला जो है, इसका एरिया हमको, मेन एरिया हमको ये निकालना है। आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि हाँ सर ये सेक्टर का एरिया पूरा निकाल करके और ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर देंगे। ये सेक्टर का एरिया निकाल करके ये ट्रायंगल वाला एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये अपर लूप का एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ अपर शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम लिखेंगे OCEDO,
ओ सी ई डी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी या ओ सी डी, कुछ भी लिख लीजिए। आई होप आपको ये बात बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ रही होगी। सेक्टर का एरिया निकालना बड़ा आसान है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक मिनट एक मिनट, इतना भी आसान नहीं है। थीटा की वैल्यू मतलब ये आर्क जो है सेंटर पर कितना एंगल बना रही है ये चाहिए। हाँ भाई, कितना एंगल बना रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रोम्बस एंड द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये 90 डिग्री होगा। ये सब आपको समझाना नहीं है, ये सब क्लास 9th 8th नॉलेज है, प्री एक्वायर्ड नॉलेज है आपकी, ये सब डायरेक्ट आप यूज करेंगे। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? अगर ये 56 है, ये भी 56 है, तो डायगोनल मिल जाएगा हमको। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? या तो मुझको तीनों साइड्स मिल जाएं, अच्छा ये बताओ, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, ये हाइट होगी ना ट्रायंगल की, ये हाइट होगी। हाँ बिल्कुल, हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। ये हाइट होगी ट्रायंगल की। मैं ट्रायंगल का एरिया लिख रहा हूँ हाफ इंटू बेस, बेस मतलब सी डी इंटू हाइट। ओहो, यहाँ कुछ लिख लेते हैं यार जगह बना करके, ठीक है। एम, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आर, ये टोटल 56 है, हमको रेडियस चाहिए, आर तो चाहिए, आर निकालना पड़ेगा आपको। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। कुछ चीजें निकाल लेते हैं। हमने एरिया निकालने की कोशिश की, एरिया निकालने के चक्कर में हमको दिखा कि हमको आर नहीं मालूम है, हमको कुछ बेसिक चीजें, तो हम लोग पहले वो निकाल लेते हैं। आर मतलब डायगोनल का आधा, रेडियस मतलब डायगोनल का हाफ, है ना। काफी लोगों ने अभी प्रांजल कह रहे 28√2 इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू हाइट। ये 28 और 28, प्रांजल थोड़ा सा आंसर करेक्ट करने की जरूरत है आपको। खैर, बेस तो प्रांजल 56 ही होगा, बेस तो 56 ही होगा। आई डोंट नो आप इसको बेस कह रहे हो किसको बेस कह रहे हो, खैर जो भी हो। रेडियस का मतलब क्या है? रेडियस का मतलब डायगोनल का हाफ। डायगोनल क्या होगा? ये 56 है, ये 56 है, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। अब एक बात आप लोग याद रखिए, यहां सुनो, मतलब ये आप लोगों ने पहले भी किया, आप निकाल करके भी देख सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो हाइपोटेनस a√2 आएगा। अगर परपेंडिकुलर a यूनिट है, बेस भी a यूनिट है, तो हाइपोटेनस a√2 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके देख लीजिए। अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3√2 आएगा। ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5√2 आएगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है तो हाइपोटेनस उनका √2 टाइम्स आता है। तो ये 56 है, ये भी 56 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? 56√2। सिंस AC इज इक्वल टू 56√2 by Pythagoras theorem, hence radius R is equal to OC is equal to AC by 2, और इसका आधा करेंगे तो 28√2 आ जाएगा। ये आ गई आर की वैल्यू, ये भी आ रहा है। थीटा हमारा 90, आर अब हम रखेंगे, थीटा हमारा 90 है, CD 56, OM ये यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है? 56। यहां से लेके यहां तक की हाइट 56 है, और ये हाइट कितनी हो जाएगी? 28। तो मैं सीधे सीधे लिख ले रहा हूं, CD इज इक्वल टू 56 मीटर
एंड ओ एम इज इक्वल टू 28 मीटर। अब मैं बस वैल्यूज पुट करूंगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 28 अंडर रूट टू इंटू 28 अंडर रूट टू पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, थीटा मतलब 90 अपॉन 360 माइनस 1/2, सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू 56, ओ एम की वैल्यू 28। हाँ भाई देखिए तो जरा, ये 90 से 360 कटेगा 4 बार में, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, 2 आएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये 2 से 56 को कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 28। यहाँ भी 28 इंटू 28 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 28 इंटू 28 है, 28 इंटू 28। ओहो, ये तो कुछ सिंपल कर लेते हैं सर, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जब तक ज़रूरत ना हो मल्टीप्लाई मत। होता क्या है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं इतना कर नहीं पाऊंगी या मैं इतना कर नहीं पाऊंगा, वो क्या करते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं पूरा कैलकुलेट वगैरह करके, पूरा सॉल्व करके, उसके बाद इसको निकालेंगे, उसके बाद माइनस। नहीं करना है वैसे, आपको मालूम है आप कितना टाइम किल कर देते हैं। आप इसको पहले कैलकुलेट करोगे, फिर इसको कैलकुलेट करो, खूब लंबा चौड़ा नंबर आएगा ये, फिर खूब खूब लंबा चौड़ा, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, खूब लंबा चौड़ा ये आएगा, खूब लंबा चौड़ा नंबर ये आएगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। आप देखिए कि कितनी आसानी से, मैथमेटिक्स लगाने का मतलब ये है कि आप जितनी हो सके आसानी से अपना काम करें। 28 का स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा पाई/2 -1। आप चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, आप चाहो तो रहने दो, जैसी में पाई की वैल्यू एक्चुअली 3.14 रख लीजिए, दैट विल बी बेटर। पाई की वैल्यू जो भी, अगर बुक में 22/7 का है तो आप वो रख लीजिए। ये एरिया सिर्फ अपर शेडेड रीजन का आया है, ये एरिया सिर्फ अपर शेडेड रीजन का आया है, टोटल एरिया इसका ट्वाइस होगा। अभी एक स्टेप और करेंगे, टोटल एरिया इसका ट्वाइस आएगा, तो वो मैं नहीं कर रहा, आई होप कि आप वो कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि आपको बातें समझ में आई या नहीं। वन बाई टू 28 इंटू 28 इंटू अंडर रूट 3/4, क्या किया इसने, 28 आर स्क्वायर थीटा से कर रही है क्या, आर मतलब 28 अंडर रूट 28 अंडर रूट 28 अंडर रूट 2। खुशी तुमने गलत लिखा है ये, 1/2 28 इंटू 28 इंटू अंडर रूट 3/4, वो तो मुझे सही नहीं लग रहा। हाँ भाई इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लें इसे, और मुझे फाइनली बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं। और अगर कुछ डिस्कशन करना है तो मैंने स्पीकर ऑन कर रखा है, आप माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक। क्या हुआ, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम लोग सदमे में क्यों चले गए?
कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? कोई कुछ लिख नहीं रहा है? हाँ, यस सर। यस सर। ओके। हाँ ठीक है, करो 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 करो, बैठ के करो। इसको सॉल्व करो अगर कर रहे हो तो, और मुझे फाइनली बताइए कि आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आया कि नहीं। समझ गए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीसी है कि नहीं? उसी को रेडियस कहना ठीक होगा, मतलब क्या है? उसी ही तो रेडियस है। इसी को, इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के ही तो हमने आर्क लगाई थी। उसी ही तो रेडियस है। ठीक होगा का कोई मतलब नहीं है मरुपिया, ओसी ही रेडियस है। सत्यम 28 सत्यम अपना माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि आपने कौन से लॉजिक से आप ओडीसी का एरिया निकाल रहे हैं ये बताइए। सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा ना सर, इसको डिवाइड करेंगे तो ओएम से। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल, दोनों। मतलब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा ना, ओएमसी। यस सर। अच्छा, मुझको भी बता, ओएमसी जो है वो एक राइट ट्रायंगल है ना, ओएम सी। यस सर। तो वो इक्विलेटरल कैसे हो जाएगा? यस सर। सर ये फिगर बड़ा सत्य, एक मिनट, तुम्हारी आवाज़ बहुत कट रही है, अब बोलो। सर जो फिगर दिया है और जो आप फिगर बनाए हैं उसमें बस हल्का सा डिफरेंस है। एक मिनट सत्यम, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रांजल, अरे यार ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों की मुसीबत क्या है। आप लोग यही सोच रहे हो ना 1/2 r² साइन थीटा से एरिया निकालने की, यही सोच रहे हो ना? बताओ, 1/2 r² साइन थीटा से एरिया निकालने की सोच रहे हो ना, विदाउट ड्रॉइंग परपेंडिकुलर। यस, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैंने परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ कर लिया क्योंकि वो इजी लग रहा था मुझको, बस, और कोई बात नहीं है। यस सर। और कोई बात नहीं है, आप मतलब ठीक है, मत मत बनाओ परपेंडिकुलर, चलो। अच्छा चलो, मैंने ऐसे कर लिया है। तो अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालें, यहां मैं निकाल रहा हूं ट्रायंगल का एरिया, 1/2 r। r क्या आया था? 28√2, 28√2, 28√2, ये 1/2 r² आ गया। 1/2 r² इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर आप देखिए, √2 और √2, 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 28²। मेरा भी 28² ही आ रहा था एरिया, और आप ऐसे लगाओगे तब भी 28² आएगा। 1/2 r² साइन थीटा भी आप यूज़ करते हो, नॉट बिग डील, वैसे भी आप लगा सकते हो। ऐसा ही कुछ नहीं था, मन किया, वहाँ दिख गया कि ठीक है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल है वो। हाँ भाई कर सकते हो अच्युत, लेकिन क्यों करोगे? आप जानते हो ना हीरोन्स फार्मूला कितना टिपिकल रफ होता है। वो तो एक स्पेशल सिचुएशन है कि अगर हमें तीनों साइड्स मालूम हैं, ट्रायंगल आइसोसेलस या कह लें साइलेंट ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, और हमें तीनों साइड्स मालूम है, तब जब मजबूरी होती है तभी हीरोन्स के पास जाते हैं, वरना हीरोन्स के पास मत जाइए, वो खाली नाम का हीरोन है, ज़ीरो बना देगा वो, टाइम इतना खा जाएगा कि। और ये सब एकदम क्लीन है। मैं नेक्स्ट बताऊं,
सेमी सर्कल्स को थोड़ा चिपका देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। सत्यम भारद्वाज, बोर्ड का पेपर उठा के देखो, वहाँ चपका के पिचका के नहीं बनाएगा, वहाँ फिगर की अश्योरिटी नहीं होती है, वहाँ होती है क्वेश्चन में लिखा क्या है। फिगर कैसा दिखाई दे रहा है डजेंट मैटर। कई बार ज्योमेट्री में हमें लगता है कि लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं बताता है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है, आप 90 डिग्री थोड़े यूज कर लेंगे। इट नेवर मैटर्स कि डायग्राम कैसे बना के दिया है। व्हाट ऑलवेज मैटर्स इज कि क्वेश्चन समझाया कैसे है, और उसने ये साफ साफ लिखा है कि ओ को सेंटर मान के ओसी रेडियस लेकर के आर्क लगाई, और आपको ये समझना है कि वो आर्क जो है डायग्राम में भले सेमी सर्कल बना हो, लेकिन आपको ये समझना है कि वो आर्क सेमी सर्कल नहीं होगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर, मैंने बना रखा है यहाँ रेक्टेंगल, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि आप इसको रेक्टेंगल समझ जाएं, है ना। इन सब बातों का ध्यान रखना है। मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ टेक्निकल बातों की बात कर लेंगे, इस पर आपको ध्यान देते रहना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली। अच्छा, एक और चीज, कई बार स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, कई बार स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से। ये जो आप आज ये वाला एक्सरसाइज, ये आज के एग्जाम्पल और इसके बाद की एक्सरसाइज जो लगाओगे, इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स का बोर्ड में रहता ही रहता है। ठीक है, आप बेसिक पेपर ले रहे हो, एडवांस स्टैंडर्ड पेपर ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट नहीं लिखते। ये स्टेटमेंट कौन है? ये स्टेटमेंट वो लॉजिक है जिस लॉजिक की हेल्प से आप एरिया निकाल रहे हो। होता क्या कि जल्दी जल्दी से स्टूडेंट मतलब वो ये नहीं यूज करते, उनको ये मालूम होता है, ऐसा नहीं, उनको ये मालूम है कि मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा, वो डायरेक्टली क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये फटाफट निकाल लेंगे। फिर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसा फटाफट लिख देते हैं। वो ये लॉजिक नहीं यूज करते, जबकि यही लॉजिक ये समझाता है कि आप कैसे देख रहे हैं ज्योमेट्री को, कि इस रीजन का एरिया निकालना कैसे। ये लॉजिक बता रहा है कि भाई एरिया ऑफ, मेरे ऐसा आपने ऐसा लिखा तो वो ये समझ रहा है कि आप देख रहे हो कि अपर शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकाल रहे हो, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके। तो ये जो लॉजिक है, जिस लॉजिक के ऊपर आपकी पूरी कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको लिखना कंपलसरी रहता है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो टीचर के मूड के ऊपर है, वो आधे नंबर से 1 नंबर तक इस क्वेश्चन में आपका काट देगा। अगर आपने ये लॉजिक एग्जाम में नहीं यूज किया तो आधे नंबर से 1 नंबर तक वो टीचर आपका एग्जाम में कट कर देगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, डायग्राम बना करके देता है, बिल्कुल वेल डिफाइंड डायग्राम रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में अभी जो हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल लगा रहे थे, इसमें डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें डायग्राम पर उस तरह से मार्क्स नहीं होते। डायग्राम बनाना होता है एग्जाम में, अब ये नहीं कि पेपर में डायग्राम बना हुआ, ये भी गलतियां होती हैं। जैसा कि मैंने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में बताया है, सर्कल वाले चैप्टर में बताया है। ये इसका मतलब ये नहीं कि डायग्राम पेपर में बना हुआ है तो टाइम बचाने के चक्कर में आप डायग्राम अपने नोटबुक पे ना बनाएं। आपको डायग्राम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, पेपर में ये थोड़े भाई यहाँ 56 मीटर है या 56 मीटर, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉ किया, रेडियस क्या निकाली क्या नहीं निकाली, ये सब पेपर में थोड़े बना के देगा। आपका अपना सेपरेट डायग्राम आपकी नोटबुक पे होना चाहिए। इस डायग्राम पे मार्क्स होते हैं, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो फिर टीचर को जगह मिलेगी मार्क्स कट करने की। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में तकरीबन 1.5 नंबर इस कैलकुलेशन पर होता है। इस पार्ट पे, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इस पे 1.5 नंबर होता है। इस लॉजिक और इस डायग्राम को लेकर के तकरीबन फिर से 1 से 1.5 नंबर रहते हैं। तो अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया या आपने ये लॉजिक नहीं यूज किया तो टीचर आपका 1 से 1.5 नंबर काट सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 लगाओ सभी लोग। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5, एक स्क्वायर बना रखा है, पेज नंबर 233, पेज नंबर 233, एग्जाम्पल नंबर 5 लगाओ सभी लोग। तब तक मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट आई विल ट्राई।
एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी पेज नंबर 233 एक स्क्वायर बना रखा है। क्वेश्चन के डायग्राम को बाद में आप देखिएगा, पहले ये देखिएगा क्वेश्चन क्या रहा है। एक तो बन गया। ये सर्कल नहीं, एलिप्स ओवल शेप बन गई। इसकी वजह है क्योंकि मैंने आइडियल स्क्वायर नहीं बनाया है। आई होप आप सब एग्जाम्पल नंबर 5 लगा रहे हों। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन 12 पॉइंट ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14। ना तो ABCD कोई स्क्वायर दिखाई दे रहा है शेप में और ना ही अंदर सर्कल्स दिखाई दे रहा है, बट इट इज गिवन दैट ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर और मीटर व्हाटएवर इट इज, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 14 सेंटीमीटर। तो शेडेड रीजन आपको दिख ही रहा है कौन है, ये वाला। This is the shaded region and we have to find the area of these shaded region. ABCD is a square. Example number 5 on page number 233. खुशी कह रही है उनका आ गया। अच्युत एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 43। सरमी 2। सत्यम का भी आ गया बता रहे हैं। मेक श्योर कि आप सॉल्व कर रहे हो और अगर वाकई आपने सॉल्व करके निकाल लिया है दिस इज वेरी गुड। लॉजिक क्या है, सबसे पहले लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 7th में हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन, ये पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से सर्कल वाला एरिया, ये सर्कल का एरिया, ये सर्कल का एरिया, ये सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। ये पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से ये चारों आंखें निकाल लेनी है, ये चारों सर्कल के एरिया निकाल लेने हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, एक सर्कल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल इंटू 4। ये लॉजिकल, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए बिना इसको ये नहीं कि आपने ये लिखा है, ये बताता है, ये दर्शाता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल सटीक, आप एक सही लाइन लेंथ पे क्वेश्चन को लेकर के जाएंगे। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि आप सही ट्रैक पर लेकर के जाएंगे सवाल को, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, दैट इज वेरी सिंपल, 14 इंटू 14। सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर। उसके लिए हमको रेडियस चाहिए, तो अगर ये सर्कल की रेडियस है तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ये 4 बार ऐड करने पर 14 आना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। बाई ज्योमेट्री r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r मस्ट बी इक्वल टू 14। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/, जानते हैं सीआरटी ने जानबूझ के साइड 14 सेंटीमीटर चूज किए ताकि r 7 आए, ताकि जब आप पाई की वैल्यू 22/7 रखें तो वो 7 और 7 कैंसिल हो जाए, है ना, इस तरीके से। अब आप देखिए r आपको मिल गया। अब सर्कल का एरिया निकालना बहुत आसान है, स्क्वायर का एरिया निकालना बहुत आसान है। नाउ एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मतलब शेडेड रीजन का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इंटू 4। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर हमारा है 7/2। पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं हाथों हाथ, 22/7। सेवन बाई टू इंटू 7/2, ये 2 और 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 7 जा याद रखा कीजिए, बहुत काम आता है। 154, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और ये हो गया 154, माइनस कर लीजिए 42। बहुत लोग आंसर लेकर के आए थे, और ये एक सिंपल सवाल था, एक आसान सा क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों ने, श्रेया का हो गया, शिवम का हो गया, विजय का भी हो गया, यशस्वी का, आस्था का, आदित्य का, मधुप्रिया, आंचल, अंशिका, मयंक, अमृता, बहुत लोगों का हो गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप जिनसे नहीं भी हुआ था उन्हें अब बात समझ में आ गई होगी। आई होप जिनसे नहीं भी हुआ था उन्हें अब बात समझ में आ गई होगी। हाँ विजय, एक मिनट बोलो, मैं सुन रहा हूँ। यस सर ये कैसे पता है कि सारे सर्कल्स आपस में इक्वल हैं? हाँ, ये बात सही है तुम्हारी, बट आप बाई सिमेट्री इस बात को कंसीडर करेंगे। अगर चारों सर्कल्स आइडेंटिकल नहीं होते तो क्वेश्चन में चारों सर्कल के बारे में कुछ न कुछ बताया रहता। ठीक है, अच्छा एक और बात है विजय, एक और बात है, जहाँ तक कि मैं सोच पा रहा हूँ, जो सिचुएशन है ना विजय, आपका इक्वेशन बना के, यस सर। जो सिचुएशन दिख रही है आपको, ABCD एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर जो है हमने 4 ऐसे सर्कल्स बनाए हैं कि हर सर्कल बाकी 2 रिमेनिंग 2 सर्कल्स को अपने एडजेसेंट 2 सर्कल्स को टच करता हो एक्सटर्नली। आप एक बार ट्राई करना विजय कि एक सर्कल, है ना, एक मिनट, अभिजय का ये डाउट है और ये बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, ठीक है, कि हमें कैसे पता चला कि चारों सर्कल्स आइडेंटिकल हैं। अभिजय आप एक ट्राई कीजिएगा, एक्चुअली क्लास में हर स्टूडेंट, आप एक स्क्वायर बनाना, आइडियल स्क्वायर, स्केल लेकर के कोई भी एक साइड का 7-8 सेंटीमीटर बड़ा स्क्वायर बनाना, और कोशिश करना कि उसमें इस तरह की सिचुएशन, मतलब एक सर्कल हम बड़ा बना पाएँ, एक सर्कल हम बड़ा बना पाएँ, दूसरा सर्कल छोटा बना पाएँ, तीसरा सर्कल छोटा बना पाएँ, चौथा सर्कल, मतलब चारों सर्कल अलग अलग शेप के हो, या कोई एक सर्कल भी अलग शेप का हो, और तब भी हर सर्कल बाकी दोनों सर्कल्स को हर सर्कल 2 सर्कल्स को टच कर रहा हो एक्सटर्नली। ज़रा एक बार के लिए इमेजिन की, एक बार ट्राई कीजिएगा, इमेजिन भी करके देखें आप, एक बार ट्राई भी कीजिएगा कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन अ स्क्वायर सच दैट every circle touches
एनी टू ऑफ द सर्कल्स एक्सटर्नली। तो अगर आप ये रियलाइज करोगे कि ऐसा नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है, और अगर हम इतना विजुलाइज ना भी कर पाए, हम इतना इमेजिन ना भी कर पाए, तो एक बड़ी सीधी सीधी सी बात है कि अगर चारों सर्कल अलग अलग होते तो क्वेश्चन में चारों सर्कल्स के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहिए था क्वेश्चन को। ये भी सीधी सीधी सी बात है, अगर चारों सर्कल्स अलग अलग होते तो क्वेश्चन में चारों के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी उसे, वरना हम कैसे शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे भाई, है ना। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। बिल्कुल, चलो, तुम्हारा डाउट बिल्कुल लॉजिकल था विजय कि और मुझे लग ही रहा था कि कहीं कोई पूछ ना दे। नंबर ऑफ सर्कल्स टेकन आउट वर्टिकली फ्रॉम अ स्क्वायर बाय 2 हॉरिजॉन्टली सो इक्वल इन एरिया। हाँ ठीक, अच्छा, प्रांजल अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। क्या कह रहे हैं? यस सर। क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे स्क्वायर निकाल लो, समझ नहीं आता है। सर जैसे वर्टिकली देखे तो सर 2 स्क्वायर निकाले गए और हॉरिजॉन्टली भी 2 निकाले गए, इसलिए सर इक्वल एरियाज तो होंगे, चाहे 2 स्क्वायर निकाले जा रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल ऊपर के 2 सर्कल निकाल रहे हैं और जो वर्टिकल 2 सर्कल निकाल रहे हैं, इनको वर्टिकली। यस सर। तो कैसे तो मालूम दोनों कि साइड से देखे तो क्या? सर जो दोनों साइड से अगर देखें, एक बार डी को कॉर्नर लेके एक बार सी को, तो इधर 2 वर्टिकल निकाले जा रहे हैं और नीचे हॉरिजॉन्टली, और फिर इस साइड से देखें तो उधर भी वर्टिकल इधर भी हॉरिजॉन्टली। और सर एक स्क्वायर में सारी साइड इक्वल भी होती हैं, पर उससे कोई लॉजिक नहीं बन सकता, जैसे चारों साइड इक्वल एरियाज सर्कल्स पे। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, बता नहीं रहा हूँ। देखो ऐसा है कि ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल वाले दोनों सर्कल्स का एरिया और वर्टिकल वाले दोनों सर्कल्स का एरिया बराबर तो होगा ही, ये हम पहले से जानते हैं, इसलिए आप ऐसा कोई स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं और वो सही है, यस सर। ऐसा नहीं है। बट इस लॉजिक का इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। यस सर। हाँ भी, एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? आपका 4 इक्वेशन बना के आपस में रेडियस इक्वल शो कर सकते हैं। 1 मिनट सत्यम, 1 मिनट, वेट अ मिनट। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि आपका 4 इक्वेशन बना के आपस में रेडियस इक्वल शो कर। सत्यम अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। हाँ सत्यम सर, कौन सी इक्वेशन बना रहे हैं? सर आपने जो लिखा है बाय ज्योमेट्री दैट 4r is equal to 14 so r is equal to 7.2 सेंटीमीटर। एक बार वर्टिकली, 2 बार वर्टिकली और 2 बार हॉरिजॉन्टली सर्कल को कंप्रेस करके आपस में रेडियस इक्वल करके, सर ये नहीं कर सकते कि दो आपस में सेम है, चारों आपस में सेम है सर। सत्यम आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, फिर से बोलिए। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा। तुम टाइप मत करो, फिर दिक्कत होगी। अच्छा ठीक है, यही क्वेश्चन आरएस में भी दिया है और उसमें सारे सर्कल्स इक्वल हैं, ये मेंशन किया है। मैं दूसरा माइक यूज़ करूँगा, ओके ठीक है विजय। आरएस में ये दिया होगा कि इक्वल है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी ने गलत दिया है। मुझे जहाँ तक कि समझ में आ रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन के 4 सर्कल बना ही नहीं सकते। ऐसे 4 सर्कल सिर्फ तभी बन सकते हैं जब चारों सर्कल्स आइडेंटिकल हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे 4 सर्कल किसी स्क्वायर के अंदर इस तरीके से 4 सर्कल्स जो हर सर्कल एक्सटर्नली 2 सर्कल्स को टच करता हो, ये तभी पॉसिबल है। हाँ बाबा मैंने सुन लिया अमृता, अभिजय की बात मैं समझ गया, वही तो कह रहा हूँ मैं। अभिजय की बात मैं समझ गया, अभिजय ने भी यही बात कही है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आरएस ने दिया है ठीक है, चलो उसने ये बात पहले बता दी आपको, बट एनसीईआरटी में ये नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन अधूरा है।
मुझे जहां तक कि लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में सर्कल सिर्फ तभी बना सकते हो जब चारों सर्कल्स आइडेंटिकल हों। तो इनडायरेक्टली उसने फिगर दे करके आपको ये सीधे सीधे बता दिया है कि चारों सर्कल्स आइडेंटिकल ही होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। अलग अलग होंगे तो आप इस तरीके से इस तरीके से चार सर्कल्स को एडजस्ट ही नहीं कर सकते स्क्वायर के अंदर। मैं स्पीक, हाँ बोलिए सत्यम। सर जैसे कि आपने लिखा है बाय ज्योमेट्री 4r इज इक्वल टू 14, सो r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। सर दो बार इसको वर्टिकली शो करके दो बार इसको हॉरिजॉन्टली शो करके सर ये कह सकते हैं कि चारों सर्कल्स का रेडियस आपस में आइडेंटिकल, तो सर्कल्स भी आइडेंटिकल होंगे। अच्छा एक मिनट भाई, सत्यम ऐसा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात बहुत लॉजिकल लग रही है। मैं इसको एक बार के लिए इरेज कर रहा हूँ, ये सब मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। सत्यम की बात बहुत लॉजिकल लग रही है मुझे, ठीक है। सत्यम कह रहे हैं कि सर आप ऐसे वर्टिकल r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ये 14 आएगा, यानी कि r प्लस आर प्लस आर प्लस आर अगर वर्टिकली देखा जाए तो 4r इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। और वो कह रहा है कि इधर से आप मान लीजिए ये सर्कल की रेडियस तो आ रही होगी, इस सर्कल की रेडियस आ रही होगी, इस सर्कल की रेडियस कुछ और मान लेते हैं, कुछ भी b, मतलब हमने नहीं माना कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, हमने मान लिया कि ये r है, इसको s मान लो, s नॉट b। तो इधर से हॉरिजॉन्टली एरिया ये क्या हो जाएगा 2r प्लस 2s। और यहाँ पर भी कुछ और मानना पड़ेगा, और लेट मी सी r p। तो अगर हम वर्टिकली देखें तो 2r प्लस 2p इज इक्वल टू 14 एंड 2r प्लस 2s इज इक्वल टू 14, है ना। यहाँ से हम सारी ये पूरा ऐड करेंगे तब भी 14 आएगा, ये पूरा ऐड करेंगे r प्लस p तब भी 14 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को वो कह रहे हैं इक्वल कर दीजिए सर। 2r प्लस 2p इज इक्वल टू 2r प्लस 2s, ये 2r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और p इज इक्वल टू s आ जाएगा। मतलब हमारा ये सर्कल और ये सर्कल आइडेंटिकल है, ये दोनों सर्कल आइडेंटिकल है। और इस तरीके से हम ये भी शो कर सकते हैं कि ये दोनों सर्कल भी आइडेंटिकल होंगे, मतलब चारों सर्कल्स आपस में इक्वल है। अच्छा, इस तरह से हमने ये दिखाया कि ये p और s इक्वल है, लेकिन ये कैसे दिखाएंगे कि ये दोनों सर्कल्स आइडेंटिकल है? सत्यम ने जो बोला है उस आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ये और बिल्कुल जेन्युइन बात वो कह रहा है कि सर इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि सर्कल्स आइडेंटिकल होंगे। इस हिसाब से p और s, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि p, इस सर्कल की रेडियस p और इस सर्कल की रेडियस s, ये दोनों इक्वल आ गई। लेकिन इन दोनों सर्कल को हम आइडेंटिकल कैसे दिखाएंगे, ये दिमाग लगाइए। हाँ भाई सत्यम, सुन रहा हूं मैं। तुम मेरी बात समझे? मैं सही समझा ना तुमको? तुम यही कह रहे थे ना? यस सर, यस सर। ठीक है, इसका मतलब मैंने तुम्हारी बात सही समझी है, सही इंटरप्रिटेट किया है, और मैंने कॉर्नर के सर्कल्स को आइडेंटिकल प्रूफ कर भी दिया है। लेकिन एडजेसेंट सर्कल्स कैसे आइडेंटिकल प्रूफ होंगे, ये बताइए। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। एडजेसेंट सर्कल्स प्रूफ होंगे डायगोनल से। सर एक बार दो हॉरिजॉन्टल लिखिए। डायगोनल्स नहीं यार, कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी। एडजेसेंट सर्कल कैसे डायगोनल? अभी तो मुझको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि एडजेसेंट सर्कल्स को आइडेंटिकल कैसे प्रूफ किया जाए। हाँ सत्यम बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।
एक सर, मिनट एक मिनट एक- एक मिनट हाँ बोलो। सर ये जो चौथा ट्रायंगल है लेफ्ट साइड में नीचे, ट्राइंगल, सर सर्कल, हाँ सर क्या हो गया? सर तो इसको मान लीजिए कि इसको मान लीजिए एक सर्कल में एस माने, एक सर्कल में आर, एक सर्कल में पी, तो इस सर मान लीजिए जेड मान लीजिए कुछ भी। चलो ठीक है। तो ऊपर वाले को कंपेयर करिए सर हॉरिजॉन्टली, और इसको कंपेयर करिए हॉरिजॉन्टली। अच्छा तो फिर तो जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए हमने z मान लिया इस वाले को, तो s प्लस आर इज इक्वल टू 14 और z प्लस p इज इक्वल टू 14। और सर ऊपर हमने शो किया है r प्लस p r इज इक्वल टू समझ p, गया बिल्कुल 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 तो उसको रिप्लेस करके वो कट हो जाएगा, तो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, बाजू का भी वो एकदम इक्वल सही है, एकदम सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट फिर भी आपको आई हैव डन ओके। सत्यम आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है, एकदम जेन्युइन तरीके से आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सर्कल्स को आइडेंटिकल शो कर सकते हैं। बट फिर वही बात है कि ये करने की नीड नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया है तो आपको बाई ज्योमेट्री और बाई सिमेट्री सोचना है और ये अज्यूम करना है। अज्यूम करने का मतलब ये सही है, आप सही बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये चारों सर्कल्स आइडेंटिकल होंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चलो आइडेंटिकल हो गए, हमने प्रूव कर लिया, लेकिन अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो क्वेश्चन में चारों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो सीधे सीधे ये बता रहा है कि भाई चारों सर्कल एक जैसे हैं, ओके। बट तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा है ना रीज़न जो है चारों सर्कल्स को आइडेंटिकल दिखाने का, वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ओके। तो भाई कल आप लोग एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 6 ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा है, इसी को पहले कराना चाहिए था एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं। 12.3 कल आप लोग लगा करके आएंगे, हम लोग इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। लेट अस सी कि आप कितने क्वेश्चन लगाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनकी शक्ल पे मत जाना, ऐसा लगेगा बहुत लंबे लंबे सवाल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 17 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला करके आप उसे सॉल्व करेंगे। सर आपने रेडियस सर्कल के अलग अलग आर ले रहे हैं, मतलब आपने सर्कल को सिमिलर नहीं मान रहे हैं, तो आपको पहले सिमिलर प्रूफ करना होगा तब आप सॉल्व करेंगे। बट नीड क्या है, जो पूछा है बस वही करेंगे, नहीं तो लेंदी हो गया। हाँ शाम्भवी, यही तो हम कह रहे थे एक्चुअली, नीड है। सत्यम अपनी जगह सही कह रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ योर चेक योर व्हाट्सएप। अभी इंस्टेंटली तो नहीं चेक कर सकता, मैं बाद में देख लूँगा अमन, ठीक है। देखिए मैं समझ गया अमन, आपने क्या कुछ, मैं समझ गया आप क्या कह रहे होंगे, ठीक है, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ओके। देखिए ऐसा है कि मैं फिर कह रहा हूँ, माना कि एनसीईआरटी ने ये नहीं दिया था कि चारों सर्कल्स आइडेंटिकल हैं, और इसलिए हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत है पहले कि चारों सर्कल्स आइडेंटिकल होंगे। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन से अगर आप थोड़ा उल्टा सोच करके अगर देखें कि अगर चारों सर्कल आइडेंटिकल नहीं होते तो क्वेश्चन में चारों सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि हाँ यू नो सबका अलग अलग रेडियस देना चाहिए था उसे, जो कि नहीं गिवन है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि भाई चारों सर्कल के बारे में अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, देन इट मीन्स दैट द फोर सर्कल्स आर आइडेंटिकल। यू डोंट नीड टू प्रूव, यू नो, आप करते हो तो ऐसा नहीं है, आप करते हो तो सही रहेगा, ठीक है, अच्छा है, बट आई डोंट थिंक कि हमारे पास इतना टाइम है एग्जाम में, है ना। बट एक बात ज़रूर है कि सत्यम की बात पूरी तरह से लॉजिकल है और वो एकदम सही कह रहा है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आपको ये जस्टिफाई करना चाहिए कायदे से, है ना। मैथमेटिकली देखें, अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सत्यम अपनी जगह बिल्कुल सही है, और ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि उसने इस तरीके से सोचा और इसे प्रूव भी किया, वेरी गुड, ठीक है। खैर आई होप आप मेरी बात समझ गए हों। कल हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स, 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। वर्क होमवर्क करके ही कल क्लास में आइएगा। बस श्रद्धा आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, 2 मिनट। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास।
होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व योर एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। टटास। हाँ 1 मिनट श्रद्धा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ।